नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर लड्डा। डिसेबल वेलफेयर, दिव्यांग हित और उस विषय को लेके वीडियोस में हमने पिछले कुछ वीडियोस में कुछ विषयों के लिए बात की थी। प्रैक्टिस का लाइफ, ये सब बातों, न्यूज़पेपर का काम, ये सब बातों की वजह से वीडियो बनाना होता नहीं है, इसलिए मैं पहले तो आपकी दिलगिरी मांगता हूँ। दोस्तों, दिव्यांगों के लिए जो भी कुछ स्कीम है, पूरी स्कीम पेपर्स पे है। ना किसी ने उसके बारे में ध्यान दिया है, ना किसी ने उस बारे में सीरियसली सोचा है। हाँ, इसीलिए बोलना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो एमपीज होते हैं, खासदार, उनका जो पेंशन, उनका पेमेंट, उनका निधि, उनका जाने आने का, उनका विमान का, उनका रेलवे का, ये सब चीजों में अच्छी सी बढ़ोतरी की गई। 25% तक बढ़ोतरी की गई। ये सब करते हुए अगर हम केयरफुली देखते, गौर से देखते, तो दिव्यांग लोगों के लिए जो पेंशन मिलती है, अगर कुछ गिने चुने स्टेट छोड़े, जैसे तेलंगाना है, पांडिचेरी है, कुछ गिने चुने स्टेट छोड़े, तो पूरे बचे हुए भारत के स्टेट में दिव्यांगजनों को कितनी पेंशन मिलती है? 1500 से लेके 2000 तक। इस विषय में बहुत जगहों पे आंदोलन होते हैं, बहुत जगह पे मोर्चे निकलते हैं। हमने पहले दिल्ली में भी देखा, यह सब हुआ। फायदा क्या हुआ? अगर ये फायदा नहीं होता है तो सबसे अच्छा है ना, बंद कर दो ना, डिसेबल के पूरे स्कीम ही बंद कर दो, बेटर रहेगा। क्योंकि हम पहले अपंग थे, उसके बाद हमें दिव्यांग बोला गया, अच्छी स्टेप हुई। और एक बात अच्छी हुई, 2016 का डिसेबिलिटी एक्ट बना, बहुत अच्छी बात हुई। उस एक्ट के हिसाब से डिसेबल लोगों के लिए खुद के पैर पे खड़े होने के लिए जो प्रायोजन है वो होता है क्या? तीसरी बात है, सर्विस में भी जो रूल्स पैरामीटर्स बने हुए हैं, 2018 का ऑफिस मेमोरेंडम देखो, या फिर उसके बाद पहले के भी ऑफिस मेमोरेंडम देखो, या फिर डिसेबल एक्ट 2016 का पूरा रीड करो। इसमें लिखा गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, रिजर्वेशन में 3% से लेके 4%, अभी चल रहा है 5% होगा, कुछ जगह पे हुआ है। ये सब होते हुए भी जो कैरी फॉरवर्ड सीट्स करना चाहिए वो होती है क्या? एक्सचेंज ऑफ द सीट्स होती है क्या? इस बारे में कितने तो भी दिव्यांग परेशान है, त्रस्त है, और उनकी नौकरी भी चली जाती है। अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग रूल, ऐसा क्यों होता है? एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। आपने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला हुआ है, उसमें आपने लिखा है कि डिसेबल लोगों के लिए ये इतनी इतनी जगह रिजर्व है, डिसेबल अप्लाई कर सकता है, और क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि दैट पर्सन शुड बी 40% मिनिमम और मोर देन दैट। अगर ये लिखा हुआ है तो फिर आपका मेडिकल बोर्ड, जब आपका रिक्रूटमेंट होगा, आपका मेरिट में आपका नाम आएगा, उसके बाद आपका मेडिकल बोर्ड उस दिव्यांग की वापिस से एक बार जांच करता है। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन जांच क्यों होनी चाहिए? वो सही दिव्यांग है कि बोगस दिव्यांग है, पूजा खेड़कर जैसा। लेकिन ये जांच कहाँ हो रही है और जांच कहाँ जा रही है? एक डिसेबल जिसकी जांच की गई और उस पे लिखा गया कि नहीं, ये डिसेबल का दिव्यांगता ज्यादा है, इसलिए सर्विस नहीं कर सकता। अरे, ये दिव्यांग पे अन्याय नहीं है क्या? अन्याय नहीं है क्या? डिसेबल को मिनिमम परसेंटेज 40 चाहिए, ये बोला हुआ है, मैक्सिमम कहाँ लिखा है? अच्छा, इसका मतलब ऐसा हुआ कि आपको ऐसा बोलना है क्या वो आदमी, वो दिव्यांग आपके एग्जाम में पास होता है, आपका पूरा क्राइटेरिया फॉलो करके उसका नाम मेरिट में आता है, और उसको दिव्यांग बोल के आप यू आर नॉट एलिजिबल बोल के छोड़ देते हो? ये कौन सी बात है? शायद आपको ये पता नहीं है, इसमें भी कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं, जिस ऑर्डर में लिखा गया है कि अगर एखादा कोई एम्प्लॉय सर्विस के टाइम पे डिसेबल नहीं था और सर्विस करते समय उसको दिव्यांगता आई है और वो काम कर नहीं पा रहा है, तो भी वहां पे एक प्रायोजन होना चाहिए। एक्ट में लिखा है ना, हाँ, 2018 के परिपत्रक में लिखा है ना, वहां पे प्रायोजन होना चाहिए कि यस, दैट पर्सन शुड बी केप्ट विद अ सुपरिटेंडेंटरी पोस्ट। अगर ये है तो वो रूल यहाँ पे, वो रूल किसी के लिए है जो पहले दिव्यांग नहीं था, सर्विस दरमियान वो दिव्यांग हुए, तो आप तो जो ओरिजिनल दिव्यांग है उनको ही सर्विस से निकाल रहे हैं। फिर दिव्यांग जनों ने करना क्या? कुछ भी नहीं करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है क्या? और एक बात बोलना चाहता हूं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाला है, उस लेटर में लिखा है कि यूडीआईडी कार्ड इज द ओनली
आइडेंटिटी ऑफ डिसेबल पर्सन, खाली एक में पहचान है दिव्यांग लोगों के लिए। लेकिन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मैं जब जाता हूं तो वो समझो मैं महाराष्ट्र से हूं और मेरे को कर्नाटक जाना है, तो कर्नाटक स्टेट का एसटी का कंडक्टर ऐसे स्टाइल में रहता है हमारे साथ, नहीं, इट इज नॉट वैलिड। इसका मतलब ऐसा है कि हम स्टेट में, हर स्टेट में जाए, वहां से एक अलग अलग हमारी प्रोसेस करें, ये है क्या? अगर यूडीआई कार्ड इज द यूनिक, तो फिर उसको पूरी सब तरफ परमिशन क्यों नहीं है? इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? इट इज द पार्ट एंड रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या कर रही है? ऐसी बहुत सी बातें, गुड मेनी थिंग्स आर देयर, लेकिन ये बातें ना डे टू डे दिव्यांग खुद के लाइफ में भोगता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरे पास 4 व्हीलर है, मैं 4 व्हीलर के लिए नियम अनुसार एग्जेम्प्टेड फास्टैग के लिए अप्लाई करता हूं। एग्जेम्प्टेड फास्टैग अप्रूव होने में 2-3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, वो मेरे हाथ की तो बात नहीं है, बराबर। लेकिन अगर मैं एग्जेम्प्टेड पर्सन हूं, मेरे साथ अगर वैलिड आईडी है, मेरी गाड़ी के आरसी कार्ड पे एक तो एडाप्टेड व्हीकल लिखा हुआ है, नहीं तो फिर दिव्यांगजन ओनरशिप लिखा हुआ है, यस, देन आई एम सपोज टू बी पास द टोल प्लाजा विदाउट पेइंग द टैक्स। कौन बोलता है? मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। ये नेशनल हाईवे का परिपत्रक फास्टैग एग्जेम्प्टेड कैसे बनाने हैं, उसका पेपर्स, उसकी फाइल ये बोलती है, फिर भी लोगों को पता नहीं है। इसलिए फिर वो दिव्यांग बांधव जब टोल प्लाजा पे जाता है तो उसके लिए जो इंसल्टिंग ट्रीटमेंट मिलती है ना, अरे वो टोल प्लाजा वाला आदमी देखता है, 1 मिनट तेरा गाड़ी मॉडिफाई है क्या? हु दैट पर्सन इज? उसको कौन अधिकार दिया? आरटीओ है वो? कौन है वो? परमिटेड अथॉरिटी है वो? कौन है वो? एडेप्टेशन के लिए एक अथॉरिटी है वो? कौन है वो? सेंट्रल गवर्नमेंट है वो? कौन है वो? ही इज द ओनली पर्सन हु इज अपॉइंटेड देयर टू कलेक्ट द टोल चार्जेस। लेकिन ये सहना पड़ता है, इंसल्ट लगता है। अगर उसको ये भी पता नहीं है कि नहीं, आजकल एडेप्टेड व्हीकल करने की जरूरत नहीं है, उस व्हीकल के आरसी कार्ड पे अगर दिव्यांगजन ओनरशिप भी लिखा होगा तो भी वो आदमी ही इज सपोज टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टोल प्लाजा, ही इज नॉट नोइंग। अब क्यों पता नहीं है? क्या करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? क्या करता है? उनका काम नहीं बनता है अलग अलग टोल प्लाजा जो उनके अंडर में चलते हैं, वहां के जो कर्मचारी है उनको ट्रेन देना उनका काम नहीं बनता। कौन है टोल प्लाजा पे मैनेजर? कौन बैठा हुआ है? उसका काम नहीं बनता वो टोल प्लाजा के लोगों को बोलना चाहिए कि यस, ये सर्कुलर है, इसका एक क्लॉज नंबर है, ये क्लॉज नंबर के हिसाब से हमें उस गाड़ी को भी छोड़ना चाहिए। उसके लिए फिर 10-15 मिनट 20 मिनट चले जाते हैं, हम फैमिली के साथ रहते हैं और वहां पे भी वही इंसल्ट। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसा हर जगह पे होता है और ये अगर होता रहा तो फिर आपका दिव्यांग एक्ट 2016 या फिर आपके अलग अलग सर्कुलर बंद कर दो क्योंकि पेपर पे अगर खाली चलता होगा तो वो दिव्यांगजनों के लिए कुछ भी फायदे का नहीं। रूटीन के लिए हम छोटी छोटी प्रोसेस के लिए तहसील में जाते हैं, जैसे कि हमें पेंशन चाहिए, पेंशन के लिए जाते हैं, अंत्योदय रेशन कार्ड के लिए जाते हैं। हम हर दिव्यांग को पता है हमें कितनी मेहनत होती है, ये क्यों? इसलिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं सोचता कि यस, दिस इज द प्लेस फॉर डिसेबल पर्सन आर सपोज टू विजिट द प्लेस। तो अगर दिव्यांग लोग यहाँ पे विजिट करने जा रहे हैं, यहाँ पे उनका रोज का काम है, तो वहां पे का जो अधिकारी है वो खुद दिव्यांग क्यों नहीं है? अगर वो अधिकारी दिव्यांग होगा तो उसको दिव्यांग लोगों की परेशानी ध्यान में आएगी। जो हट्टा खट्टा है उसको क्या समझेगा दिव्यांग लोगों का? अच्छा, दिव्यांग एक्ट 2016 का कलम नंबर 92, आज भी दिव्यांगजनों को उसके लिए परेशान होना पड़ता है, जो कि उसका अधिकार है। मुझे तो शंका है ये जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं ना, इन्होंने कभी डिसेबिलिटी एक्ट 2016 पढ़ा है कि नहीं? क्यों नहीं पढ़ा? वो मेरा अधिकार है ना, और आप उस अधिकार के नीचे मेरे लिए काम कर रहे हो ना। ऐसी बहुत सी बातें। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि ये हर विषय को लेके आपके सामने आने की मेरी कोशिश रहेगी। आज के वीडियो में इतना है दोस्तों।